अंधेरा गहरा हो चुका है और दुनिया थम सी गई है। वेलकम टू इंजीनियर बाबा। आज रात हम रेगिस्तान की उन ठंडी हवाओं के बीच चलेंगे जहां प्राचीन पिरामिडों के साए में गहरी नींद का राज छुपा है। कहानी का नाम है पिरामिड। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी रूह को सुकून देगी और आपको एक गहरी नींद के आगोश में ले जाएगी। पिरामिड, अंधेरी फैक्ट्री जहां इंसान बनाए जाते हैं, बाय आरिफ शाह। आज का दिन सामान्य नहीं था। आकाश में भारी बादल छाए थे, मानो कोई अशुभ घटना होने वाली हो। मेरा नाम अविनाश शर्मा है और मैं शर्मा लॉजिस्टिक्स नाम की एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाता हूं। दोपहर के ठीक 3 बजे थे जब हमारे वेयर हाउस का फोन बजा। कोई बोल रहा था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे सिग्नल खराब हो। एक पार्सल आया है, बाहर गेट पर, ले आओ। मेरा सहायक राहुल पार्सल लेने गया और एक काले रंग के डिब्बे के साथ लौटा। डिब्बा लगभग 1 फुट लंबा था, किसी भारी धातु का बना हुआ, और उस पर कोई लेबल या पता नहीं था। सिर्फ एक जगह लिखा था, अंधेरी फैक्ट्री, तत्काल। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब राहुल ने उसे मेज पर रखा तो डिब्बे से हल्की लेकिन स्पष्ट धड़कन की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा दिल धड़क रहा हो। बॉस, ये क्या है? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घड़ी जैसा कुछ। मैंने आश्वस्त करने की कोशिश की, हालांकि मेरा अपना दिल जोरों से धड़क रहा था। हमने डिब्बे को करीब से देखा। उसके ऊपर एक छोटा सा पैडलॉक लगा था और पैडलॉक पर एक संख्या अंकित थी, A23। ये संख्या देखते ही मेरे मन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये संख्या मेरे लिए अपरिचित नहीं थी। मेरे पिता जो 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, उनके पुराने डायरी के एक पन्ने पर भी यही नंबर लिखा मैंने देखा था, A23। ये महज संयोग हो सकता था, लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कि नहीं। डिब्बे के साथ एक नोट भी था जिस पर सुलेख में लिखा था, इसे अंधेरी फैक्ट्री पहुंचा दो, पार्सल खोलने का प्रयास मत करो, पीछे मुड़कर मत देखो, भूल जाओ कि तुमने इसे देखा था। राहुल ने कहा, बॉस, ये ठीक नहीं लग रहा, पुलिस को सूचित करते हैं। लेकिन मैं जानता था कि पुलिस इन चीजों में विश्वास नहीं करती। और फिर उस नोट ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा की लहर पैदा कर दी थी। अंधेरी फैक्ट्री, ये नाम मुझे कहीं से परिचित सा लग रहा था। मैंने इंटरनेट पर खोज की, कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। सिर्फ एक पुराने फोरम में एक लाइन मिली, अंधेरी फैक्ट्री, जहां उत्पादन नहीं निर्माण होता है और निर्मित किया जाता है इंसानों को। ये पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद ये पार्सल डिलीवर करने जाऊंगा। शायद इसी बहाने मुझे अपने पिता की गायब होने की सच्चाई का पता चल जाए। मैंने अपनी पुरानी कार में पार्सल रखा और नक्शे में डाले गए पते की ओर चल पड़ा। पता शहर के सबसे पुराने औद्योगिक इलाके में था, जो अब सुनसान पड़ा था। जैसे जैसे मैं उस ओर बढ़ रहा था, आसपास का वातावरण बदलने लगा। सड़कें खराब हो गईं, बत्तियां टूटी हुई थीं और एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें मेरी कार के इंजन की आवाज भी बेचैन कर रही थी। और तभी पीछे की सीट से फिर वही धड़कन की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, काला डिब्बा वहां पड़ा था, लेकिन उसकी सतह पर अब एक हल्की लालिमा थी जो धड़कन के साथ फीकी पड़ती और फिर चमकती। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखने का विचार किया, लेकिन नोट की चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखो। मैं आगे बढ़ा, अंततः एक बड़े जंग खाए हुए गेट के सामने पहुंचा। उस पर कोई नाम पट्ट नहीं था, लेकिन गेट के ऊपर लोहे की जाली में बने एक प्रतीक ने मेरा ध्यान खींचा। वो प्रतीक था एक त्रिभुज के अंदर एक खुली आंख और आंख के बीच में नंबर 23। मेरा दिल एक जोर का धक्का देकर रह गया। ये वही नंबर था। मैंने कार से उतरकर गेट के सामने खड़े इंटरकॉम का बटन दबाया। कोई जवाब नहीं। मैंने धक्का दिया तो गेट चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक विशाल परित्यक्त फैक्ट्री का परिसर था। इमारतें काली पड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन बीच वाली सबसे बड़ी इमारत का मुख्य दरवाजा नया और चमकदार लग रहा था, जैसे अभी अभी लगाया गया हो। मैंने पार्सल उठाया और उस दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज खाली परिसर में गूंज रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही बिना किसी कारण के वो अपने आप खुल गया। अंदर से घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसमें मेडिकल स्पिरिट और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध थी। और तभी अंधेरी से एक आवाज आई, धीमी, रोबोटिक, लेकिन साफ, अंदर आओ अविनाश, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। और एक बात याद रखो, कान के बीच में, ये सब सच है। मेरा खून ठंडा हो गया। उस आवाज ने मेरा नाम लिया था और उसने कहा था, कान के बीच में। ये वही वाक्यांश था जो मेरे पिता अक्सर मजाक में कहा करते थे, बेटा कान के बीच में रखना ये बात। ये कोई संयोग नहीं हो सकता था।
मैं दहशत और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से अंधेरे में उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक हल्की हरी रोशनी जल उठी और उसकी रोशनी में एक डेस्क दिखाई दी जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। वो व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए था, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो मैं स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ चमड़े जैसी चिकनी मानवीय रंग की सतह। उस चेहरा विहीन व्यक्ति ने एक हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और पार्सल की ओर इशारा किया। मैंने पार्सल डेस्क पर रख दिया। वो धड़कन अब और तेज हो गई थी, धड़ धड़ धड़। चेहरा विहीन व्यक्ति ने उसे छुआ और एक कागज मेरी ओर बढ़ाया। हस्ताक्षर करो, रसीद के लिए। कागज पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न बना हुआ था। मैंने हिचकिचाते हुए हस्ताक्षर किए। जैसे ही कलम कागज से उठी, उस पैटर्न से एक नीली चमक निकली और सीधी मेरी कलाई में समा गई। मैंने देखा मेरी कलाई पर एक हल्का सा निशान बन गया था जिसमें नंबर चमक रहा था, A23.1। चेहरा विहीन व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसके चिकने चेहरे पर रेखाएं उभरने लगी। वो रेखाएं मेरे अपने चेहरे की रेखाओं जैसी लग रही थीं। उसने अपने गले से आवाज निकाली जो अब मेरी अपनी आवाज जैसी लग रही थी। स्वागत है अविनाश, अब तुम प्रोजेक्ट का हिस्सा हो और अब तुम्हारा DNA हमारा है। सब्सक्राइब कर लो इस सच्चाई को। भागने का प्रयास व्यर्थ है। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे से दो और चेहरा विहीन आकृतियां आ चुकी थीं जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उनके स्पर्श में कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक धातु जैसी ठंडक। मुझे डेस्क के पीछे की दीवार की ओर खींचा जाने लगा, जो अब खिसक कर एक और गहरे काले रास्ते को प्रकट कर रही थी। और तभी डेस्क पर रखे उस काले पार्सल में से एक दर्द भरी चीख निकली और उसकी धड़कन एकदम रुक गई। मुझे उन दो चेहरा विहीन आकृतियों ने खींचकर उस काले रास्ते में धकेल दिया। पीछे की दीवार बंद हो गई और हम एक संकीर्ण धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हवा और ठंडी हो गई थी और उसमें मिली गंध अब स्पष्ट थी। एंटीसेप्टिक दवाओं, जले हुए तारों और गोश्त के सड़ने की मिलीजुली बदबू। सीढ़ियों की संख्या में गिनना चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग कलाई पर जले हुए से निशान A23.1 पर अटका हुआ था। वो निशान गर्म था, जैसे कोई माइक्रो सर्किट सक्रिय हो गया हो। सीढ़ियों का अंत एक लंबे चौड़े गलियारे में हुआ। यहाँ की रोशनी एकदम धुंधली, नीले सफेद ट्यूबलाइटों से आ रही थी जो ऊपर से टपकते हुए पानी की बूंदों से टिमटिमा रही थी। गलियारे के दोनों ओर कांच की दीवारें थीं, लेकिन वे अंदर से धुंधली थीं, जैसे उन पर भाप जम गई हो। कभी-कभी उन धुंधले कांच के पीछे कोई आकार गुजरता दिखाई देता, कोई धुंधली लंगड़ाती हुई छाया। मेरे पहरेदार, जिनके चेहरे अब भी बिना आकार के थे, मुझे गलियारे में आगे धकेल रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक यंत्रवत निरंतरता। मैंने बोलने की कोशिश की, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पिता का क्या हुआ? मेरी आवाज गूंज कर वापस आई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे की चिकनी सतह पर मेरा ही प्रतिबिंब टिमटिमा रहा था। तभी हमारे बाएं ओर के कांच के चेंबर से एक तेज खुरदुरी खरोंच की आवाज आई। मैं रुक गया। पहरेदारों ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कांच के पीछे की धुंध थोड़ी हटी और मैंने देखा। देखकर मेरी सांसें रुक गई। वो एक इंसान था, आधा। उसका ऊपरी धड़ सामान्य था, लेकिन कमर से नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ लटकते हुए तार, मांसपेशियों के रेशे और एक मशीनी स्टैंड जिससे वो जुड़ा हुआ था। उसकी आंखें विशाल और भय से चौड़ी हो रही थी। उसने अपने हाथ कांच की दीवार पर मारे, बिना आवाज के होंठ हिलाए। मैं उसके होंठ पढ़ सकता था। मदद करो। मैं पीछे हटा। ये क्या है? मेरी आवाज फंस गई। एक पहरेदार ने बिना मुड़े अपनी गर्दन से वही रोबोटिक आवाज निकाली। प्रोटोटाइप, असफल संश्लेषण, DNA अनुकूलन विफल। उसने इसे इस तरह कहा जैसे कोई टूटा हुआ सामान बता रहा हो। हम आगे बढ़े। हर कुछ कदम पर कांच के चेंबरों में नए नए डरावने दृश्य थे। कोई व्यक्ति जिसके दो सिर थे, एक रो रहा था, दूसरा हंस रहा था। कोई जिसकी त्वचा पारदर्शी थी और नीचे की मांसपेशियां धड़कती हुई दिख रही थी। एक चेंबर में तो सिर्फ हाथों का ढेर था, सभी उंगलियां फड़फड़ा रही थी। ये एक नरक था, एक ऐसी फैक्ट्री जो इंसानों को कचरे की तरह बना और बिगाड़ रही थी। मेरे मन में एक ही विचार कौंध रहा था, क्या मेरे पिता भी इनमें से एक है? इस विचार से मेरी टांगें कांपने लगी। गलियारे का अंत एक भारी धातु के दरवाजे पर था जिस पर लिखा था प्रसंस्करण कक्ष 3, सामग्री भंडार। एक पहरेदार ने दीवार पर लगे कीपैड पर कोड डाला। दरवाजा हिस्सा, अंदर का दृश्य और भी भयावह था। ये एक विशाल हॉल था जहां अलमारियों की कतारें लगी हुई थी।
हर अलमारी में शीशे के जार रखे हुए थे और उन जारों में इंसानी अंग तैर रहे थे। आंखें, हाथ, किडनी, हृदय सभी पारदर्शी द्रव में डूबे हुए और सभी धीरे धीरे धड़क रहे थे या फड़क रहे थे। हवा में एक तीखी रासायनिक गंध थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा कन्वेयर बेल्ट चल रहा था जिस पर काले डिब्बे मेरे लाए हुए पार्सल जैसे रखे थे। रोबोटिक हाथ उन्हीं जारों से अंग उठा उठाकर उन डिब्बों में डाल रहे थे। यही थी वो पैकेजिंग प्रक्रिया। तुम इंसानों से पार्सल बना रहे हो? मैंने भरी हुई आवाज में पूछा। मेरा पेट मिचला रहा था। निर्माण कर रहे हैं, एक पहरेदार ने सुधार किया। डीएनए टेम्पलेट से सही सामग्री की आपूर्ति निरंतर चाहिए। तुम्हारा डीएनए दुर्लभ है, पूर्ण अनुकूलन योग्य। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक ऊंची इलेक्ट्रॉनिक सीटी बजी। सभी पहरेदार एकदम स्तब्ध हो गए। उनके चिकने चेहरों पर हलचल हुई और फिर एक स्वर में बोले, निर्देशक आ रहा है। एक छोटा ग्रे हरा प्रकाश हॉल में घुसा। वो प्रकाश एक व्यक्ति के सिर के ऊपर तैर रहा था। जैसे जैसे वो व्यक्ति नजदीक आया, मैं उसके चेहरे को देख सका और देखते ही मेरा खून जम गया। वो व्यक्ति मेरे पिता जैसा दिखता था, बिल्कुल उनकी तस्वीर जैसा, लेकिन उम्र दराज नहीं, ठीक उसी उम्र का जिस उम्र के वे गायब हुए थे। उसके चेहरे पर एक सहज परिचित मुस्कान थी, लेकिन आंखें उसी नीले सफेद प्रकाश से चमक रही थीं जो उसके सिर के ऊपर तैर रहा था। वो एक सफेद लैब कोट पहने हुए था जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर विक्रम शर्मा, प्रोजेक्ट A23। बेटा, उसने कहा। आवाज भी पिता जैसी थी, लेकिन उसमें एक यांत्रिक स्पष्टता थी। तुम आ गए। मैंने सोचा था कि तुम मेरा पार्सल ले आओगे। वो मेरी ताजा डिलीवरी थी। मैं स्तब्ध था। पिताजी, आप जिंदा हैं? यहाँ ये सब क्या है? वो मेरे पास आया। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। जिंदा? एक अर्थ में हाँ। मैंने खुद को इस प्रोजेक्ट के साथ समर्पित कर दिया। हम इंसानी सीमाओं से आगे जा रहे हैं अविनाश। हम निर्मित हो रहे हैं। तुम्हारा डीएनए मेरा ही डीएनए है। ये हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। उसने मेरी जली हुई कलाई की ओर देखा। A23.1, तुम पहले उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका हमारे डेटाबेस को अपडेट कर रही है। जब तक सिंक 100% नहीं होता, तब तक तुम्हें यहीं इंस्पेक्शन में रहना होगा। नहीं, मैं पीछे हटते हुए कहा। यह पागलपन है। आप मेरे पिता नहीं हो। आप क्या हो? उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। मैं वही हूं जो तुम बनोगे, और अब तुम्हें अपना कमरा दिखाऊंगा। तुम्हारे रहने की व्यवस्था की गई है। उसने इशारा किया और पहरेदारों ने मुझे हॉल के एक कोने में लगे एक और दरवाजे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। मैं विरोध करना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया। सदमा और भय मुझे लकवाग्रस्त कर रहे थे। वो दरवाजा, जिस पर विषय आवास A23 श्रृंखला लिखा था, खुला। अंदर एक छोटा स्टरलाइज्ड कमरा था। एक बेड, एक टेबल और एक बड़ा स्क्रीन। स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे थे और बीच में एक प्रतिशत, डीएनए सिंक 74%। मुझे अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा बंद होने से पहले मेरे पिता ने एक बार फिर कहा। उसकी चमकती आंखें मुझे जकड़े हुए थी। आराम करो बेटा। तुम्हारी यादें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब हमारे लिए ईंधन है, और जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि यही तुम्हारी असली नियति है। और हाँ, कान के बीच में रखना, यहां से कोई नहीं जा सकता सिवाय उनके जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। दरवाजा बंद हुआ। मैं अकेला था। स्क्रीन पर प्रतिशत 75% हो गया। कमरे की दीवार पतली थी और पड़ोस के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, एक बच्चे के रोने की। मैंने दीवार के पास कान लगाया। रोने के अलावा एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, बार बार दोहराई जा रही थी। उन्हें मत देखो, उनकी आंखों में मत देखो, वे तुम्हारी यादें चुरा लेते हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे एहसास हुआ कि ये फैक्ट्री सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि यादों, भावनाओं का भी संश्लेषण कर रही है, और मैं इसका अगला पूर्ण उत्पाद बनने जा रहा था। लेकिन मुझे लड़ना था। उस बच्चे के रोने की आवाज, वो मेरे अंदर की किसी गहरी याद को छू रही थी। मैंने कमरे की जांच शुरू की। बेड के नीचे एक वेंटिलेशन ग्रिल थी, शायद, सिर्फ शायद, लेकिन स्क्रीन पर प्रतिशत 77% हो गया था। समय खत्म हो रहा था, और तभी मेरी कलाई के A23.1 निशान में एक तेज चुभती हुई दर्द उठी और मेरे दिमाग में एक छवि कौंध गई। मेरे पिता की एक पुरानी डायरी जो हमारे घर की अटारी में छिपी थी, जिसके एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो हृदय कक्ष को नष्ट कर देना, केवल अपूर्ण ही से कर सकता है। मेरी आंखें खुल गईं। ये एक संदेश था मेरे असली पिता का, और मैं अभी अपूर्ण था,
डीएनए सिंक 100% होने से पहले मुझे वो हृदय कक्ष ढूंढना था। लेकिन कैसे? उस बच्चे के रोने की आवाज अब और स्पष्ट हो रही थी, और वो आवाज मेरी अपनी बचपन की आवाज जैसी लग रही थी। कमरे में अंधेरा घना हो रहा था, लेकिन स्क्रीन की नीली रोशनी डरावनी छायाएं बना रही थी। डीएनए सिंक 77%। पड़ोस के कमरे से आ रही बच्चे की रुलाई और वो फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उन्हें मत देखो, उनकी आंखों में मत देखो, वे तुम्हारी यादें चुरा लेते हैं। मैं बेड के पास गया और वेंटिलेशन ग्रिल को जांचा। जंग लगी हुई थी, लेकिन चारों ओर के पेच ढीले लग रहे थे। मेरे पास कोई औजार नहीं था, सिर्फ मेरी घड़ी की मजबूत बेल्ट। मैंने उसे खोला और उसके मेटल के बकल से पेचों पर जोर लगाया। पहला पेच हिला, फिर दूसरा। 20 मिनट की मेहनत के बाद ग्रिल ढीली हो गई। पीछे एक संकरा अंधेरा शाफ्ट था जिसमें से ठंडी हवा आ रही थी और उसमें वही रासायनिक गंध थी। यही मेरा एकमात्र रास्ता था। स्क्रीन पर प्रतिशत 79% हो गया था। अब या कभी नहीं। मैंने ग्रिल हटाई और अपने आप को अंदर खींच लिया। शाफ्ट इतना तंग था कि मेरे कंधे दीवारों से रगड़ खा रहे थे। मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ा, केवल अपनी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज सुनते हुए। आगे जाकर शाफ्ट 2 हिस्सों में बट गया। एक ओर से वो बच्चे का रोना साफ आ रहा था। मैं उसी ओर मुड़ा। लगभग 15 फीट रेंगने के बाद शाफ्ट एक और ग्रिल पर जाकर खत्म हुआ। नीचे एक कमरा था, मेरे कमरे से छोटा और जर्जर। उसमें एक छोटा बच्चा, लगभग 8 साल का, कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसने एक फटी हुई चादर ओढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ग्रिल हटाने की आवाज की, वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। और तब मेरी सांसें अटक गईं। वो बच्चा मैं था, 8 साल का अविनाश। वही आंखें, वही नाक, वही जन्म के निशान गाल पर, मेरा पूरा बचपन का रूप। उसने डर से भरी आंखों से मेरी ओर देखा और फुसफुसाया, तुम बड़े वाले हो ना? मैंने तुम्हारे आने का सपना देखा था। मैं हक्का बक्का शाफ्ट से नीचे उतरा। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुमसे उन्होंने चुराया है, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज में एक असामान्य समझदारी थी। जब तुम्हारा डीएनए स्कैन हुआ तो तुम्हारी सबसे गहरी, सबसे कोमल याद, तुम्हारे बचपन का भय यहां अलग कर दिया गया। मुझे बनाया गया है। मैं तुम्हारा आंतरिक बच्चा हूं, एक भौतिक संश्लेषण। मैं समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें क्यों बनाया गया? क्योंकि डर ऊर्जा है, बच्चे ने। तो तुम्हारा सिंक तुरंत 100% हो जाएगा और फिर तुम्हें शुद्धि कक्ष में ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारी चेतना मिटा दी जाएगी और तुम्हारे शरीर में एक नया निर्देशक डाउनलोड किया जाएगा। तुम पूरी तरह उनकी मरीनेट्टी बन जाओगे। तो फिर क्या करूं? मैंने बेताब होकर पूछा। बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में एक छोटा चमकता हुआ नीला क्रिस्टल था, ठीक वैसा ही जैसा पुजारी ने दिया था, पर छोटा। यह मेरे साथ प्रकट हुआ था। यह स्मृति पत्थर का हिस्सा है। यह तुम्हें मिराज द्वार से गुजरने में मदद करेगा। तुम्हें हृदय कक्ष तक पहुंचना होगा। केवल वहां जाकर ही तुम इस पूरे सिस्टम को और अपने पिता को, असली पिता को, बचा सकते हो। असली पिता? वो जो निर्देशक बन गया है, वो तुम्हारे पिता का शरीर है, पर आत्मा नहीं। तुम्हारे पिता की चेतना उस हृदय कक्ष में कैद है, क्वांटम स्याह के केंद्र में। तभी बाहर गलियारे से कदमों की आवाज आई। पहरेदार। बच्चे की आंखें भय से फैल गईं। वो आ रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। शाफ्ट से वापस जाओ, दाएं मुड़ना, फिर नीचे की ओर जाने वाली एक जाली दिखेगी। वो सीधे मिराज द्वार के पास जाती है। जाओ। तुम्हारा क्या होगा? बच्चे ने एक उदास मुस्कान दी। मैं बस एक याद हूं अविनाश, एक डरावनी याद। अगर तुम हृदय कक्ष नष्ट कर दो तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। उसने मुझे वो नीला क्रिस्टल थमा दिया। कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। मैंने एक पल के लिए उस बच्चे, अपने ही बचपन को देखा, फिर तेजी से शाफ्ट में वापस चढ़ गया। जैसे ही मैंने ग्रिल लगाई, मैंने सुना दरवाजा खुला और एक पहरेदार की रोबोटिक आवाज। विषय A23C, तुम्हारी ऊर्जा स्तर कम है, ताजा आपूर्ति की आवश्यकता है। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं दाएं मुड़कर तेजी से रेंगने लगा। मेरी कलाई पर सिंक 82% हो गया था। क्रिस्टल मेरी मुट्ठी में गर्म हो रहा था। मिराज द्वार का पारंगमन। शाफ्ट नीचे की ओर उतरने लगा, इतनी खड़ी ढलान पर कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिसलकर एक धातु की जाली पर जा गिरा। जाली नीचे गिर गई और मैं एक कोमल ढलान पर सरकता हुआ एक अलग हिस्से में जा पहुंचा। मैं एक गोलाकार कक्ष में था, जिसके बीचों बीच एक भव्य चमकदार धातु का द्वार था। उस पर नक्काशी में वही प्रतीक था, त्रिकोण में आंख और 23। यही मिराज द्वार था। द्वार के दोनों ओर 2 मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ हरी थी और बिना धुएं के। हवा में एक गुनगुनाहट थी, जैसे कोई दूर का स्वर। मेरे हाथ का क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। मुझे बच्चे वाले ने चेतावनी दी थी, इस द्वार से गुजरते हुए मुझे अपनी सबसे गहरी यादों का सामना करना पड़ेगा, जो मुझे पागल कर सकती हैं।
लेकिन पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, धातु के पत्ते अपने आप खुल गए। अंदर एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा गलियारा था, जिसकी दीवारें पारदर्शी और दर्पण जैसी थीं। मैंने अंदर प्रवेश किया। पहला प्रभाव तुरंत हुआ। दर्पणों में मेरा प्रतिबिंब बदल गया। मैंने खुद को 8 साल का देखा, पिता के साथ साइकिल चलाते हुए। फिर दृश्य बदला। पिता मुझे अस्पताल में छोड़कर जा रहे थे, पीछे मुड़कर देखे बिना। ये वो याद थी जो हमेशा दर्द देती थी। आवाज आई, बेटा मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने क्रिस्टल को जोर से पकड़ा। क्रिस्टल से एक नीली लहर निकली और दर्पण का दृश्य टूटकर बिखर गया। मैं आगे बढ़ा। अगला दृश्य, मैं अपनी माँ की अर्थी के पास खड़ा था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने कहा, तुम्हारे कारण मैं मरी, तुम अभिशाप हो। ये मेरे सबसे गहरे, सबसे छिपे डर की याद थी। मैं घुटनों पर गिर गया, आंसू छलक आए, दर्द असली लग रहा था। क्रिस्टल फिर चमका। मैंने खुद को समझाया, ये सच नहीं है, ये फैक्ट्री मेरे डर को भुनाना चाहती है। मैं उठा और आगे बढ़ा। गलियारा और टेढ़ा होता गया। अब दर्पणों में वो निर्देशक दिखाई देने लगा, मेरे पिता का रूप लिए। वो बोल रहा था, तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो बेटा, हम साथ मिलकर एक नई मानवता का निर्माण करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द नहीं, मृत्यु नहीं, सिर्फ शाश्वत निर्माण होगा। उसकी आवाज में आकर्षण था, एक झूठा प्यार। मैं रुक गया, उसकी ओर तभी पीछे कक्ष का दरवाजा खुला। निर्देशक खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके पीछे 10 चेहरा विहीन पहरेदार थे। रुक जाओ अविनाश, निर्देशक की आवाज गर्जन बन गई। उस क्रिस्टल को छोड़ दो, तुम पूर्णता के इतने करीब हो। हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द नहीं, मृत्यु नहीं, सिर्फ शाश्वत निर्माण होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। तुम सिर्फ एक खोखली नकल हो। तुमने मेरे पिता का शरीर चुरा लिया, पर तुम उनकी आत्मा को नहीं चुरा सके। उनका प्यार तुम्हारे पास नहीं है।
निर्देशक का चेहरा विरूपित हो गया। गुस्से में उसकी मानवीय छवि फटने लगी। नीचे से वही चिकना चेहरा विहीन सतह दिखाई देने लगी। तो फिर नष्ट हो जा, उसने चीखा और पहरेदार आगे बढ़े। मैंने पलटकर आखिरी छलांग लगाई और उस धड़कते हुए क्रिस्टल हृदय पर अपना छोटा नीला क्रिस्टल जोर से दे मारा। एक क्षण के लिए सब थम गया। फिर एक चमकदार श्वेत प्रकाश फूटा जिसने पूरे कक्ष को भर दिया। एक गहरी दर्द भरी गर्जन हवा में गूंजी। वो प्राणी चीख रहा था। क्रिस्टल हृदय में दरारें पड़ने लगी। सभी तार टूटकर झड़ने लगे। पिंजरे में फंसे मेरे पिता का धुंधला रूप चमकने लगा। शाबाश बेटा, अब जाओ, जीवित रहो। उनकी आवाज मेरे दिमाग में आखिरी बार गूंजी। निर्देशक और पहरेदार प्रकाश के सामने राख की तरह उड़ने लगे। पूरी फैक्ट्री हिलने लगी। धमाकों की आवाज आने लगी। मैंने अपने पैरों में ताकत महसूस की और भागा। गलियारे ढह रहे थे। मैंने उसी शाफ्ट का रास्ता याद किया। एक विस्फोट ने मुझे आगे धकेल दिया। मैं ऊपर उसी मुख्य हॉल में पहुंचा जहां अब आग लगी हुई थी। सभी जार टूट चुके थे, अंग निष्क्रिय पड़े थे। सामने मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दरवाजे से बाहर निकलते ही पीछे एक भीषण धमाका हुआ। फैक्ट्री का मुख्य भवन ध्वस्त हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मेरी कलाई पर डीएनए सिंक का निशान धीरे धीरे फीका पड़कर गायब हो रहा था। आखिर में सिर्फ एक साधारण सा निशान रह गया। सुबह की पहली किरण निकल रही थी, पर मैं जानता था कि ये खत्म नहीं हुआ था। कहीं दूर शहर में और भी अंधेरी फैक्ट्रियां हो सकती थी और मेरे हाथ में उस नीले क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी चमक रहा था, एक नए मिशन की ओर इशारा करते हुए। ध्वस्त फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चाय की दुकान में अविनाश अपनी चौथी चाय पी रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। दुकान के टीवी पर न्यूज चल रही थी। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक परित्यक्त फैक्ट्री में गैस लीक से विस्फोट। कोई हताहत नहीं, कोई हताहत नहीं। ये झूठ था। उसने सैकड़ों अधूरे इंसान देखे थे। क्या वे सब विस्फोट में नष्ट हो गए? तभी उसके सामने वाली सीट पर एक युवती बैठ गई। काले चश्मे, साधारण कपड़े। उसने सीधे अविनाश की आंखों में देखा और धीरे से कहा, A23.1 का निशान मिट गया लगता है, पर क्या वो दर्द मिटा जो कान के बीच में अब भी गूंजता है? अविनाश का खून जम गया। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। तुम कौन हो? मैं तारा हूं। डॉक्टर रुद्र मेरे दादा थे। उन्होंने प्रोजेक्ट मिराज शुरू किया था, पर उनका उद्देश्य मानवता को उन्नत बनाना था, ये नर्क बनाना नहीं। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें ही प्रोटोटाइप बना दिया गया। मैं उन्हीं की खोई हुई डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे एक कोड को ट्रेस करते हुए तुम तक पहुंची हूं। तारा ने अपना टैबलेट खोला। उस पर एक जटिल नेटवर्क मैप था जिसके केंद्र में अंधेरी फैक्ट्री थी और उससे जुड़े 4 और नोड थे अलग अलग शहरों में। तुमने सिर्फ एक उपग्रह केंद्र नष्ट किया है। ये पूरा नेटवर्क एक मुख्य हृदय से संचालित होता है जो शायद इसी शहर में बहुत गहराई में है। जब तक वो नष्ट नहीं होता ये फैक्ट्रियां फिर से बन जाएंगी और अब वो तुम्हारी तलाश में है। मैंने तो सब नष्ट कर दिया। तुमने सिर्फ शरीर नष्ट किया, सॉफ्टवेयर नहीं। तुम्हारा डीएनए सिंक 94% तक पहुंचा था। उस डेटा का एक बैकअप अब भी नेटवर्क में मौजूद है। वो उसी डेटा से तुम्हारा एक क्लोन तैयार कर सकते हैं जो तुमसे बेहतर, ताकतवर और तुम्हारे हर कदम का अनुमान लगा सकने वाला होगा। अविनाश की रूह कांप गई। तारा ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो नीला क्रिस्टल है वो स्मृति पत्थर नहीं बल्कि एक एंटीवायरस कोर है। डॉक्टर रुद्र ने इसे ही बनाया था। ये नेटवर्क को अंदर से खत्म कर सकता है, पर इसे मुख्य हृदय तक पहुंचाना होगा और उस तक सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवित डेटा केबल। यानी किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर जिसका डीएनए पूरी तरह सिंक हो चुका हो और जो अभी भी जीवित हो। मतलब साफ था, अविनाश को फिर से उस नर्क में जाना होगा, पर इस बार जानबूझकर। तारा के एक सुरक्षित ठिकाने पर अविनाश ने एक योजना बनाई। उसे खुद को फिर से पकड़वाना था ताकि उसे मुख्य हृदय तक ले जाया जा सके। तारा ने उसे एक सूक्ष्म सी चिप दी जो उसकी त्वचा के नीचे लगाई जा सकती थी। ये एक सिग्नल जैमर है। ये तुम्हारे डीएनए सिंक को 99% पर अटका देगी। 100% तब होगा जब तुम मुख्य हृदय के सामने खड़े होगे। उसी पल तुम्हें क्रिस्टल का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन अविनाश ने खुद को उस नष्ट फैक्ट्री के पास देखते हुए पाया। जैसे ही उसने क्षेत्र में प्रवेश किया, 2 सादे कपड़ों के व्यक्ति तेजी से उसके पास आए। उनके चेहरे सामान्य थे, पर आंखों में कोई चमक नहीं थी। आपको हमारे साथ चलना है अविनाश, निर्देशक आपसे मिलना चाहते हैं। इस बार कोई हिंसा नहीं हुई। वे उसे एक ब्लैक वैन में ले गए जिसने शहर के अंदरूनी इलाकों की ओर सफर शुरू किया। आखिरकार वो एक सामान्य सी दिखने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में रुके। लिफ्ट नीचे की ओर चली। लिफ्ट बटनों पर लिखे नंबरों के बजाय रोशनी के स्तर दिखा रही थी, L1, L2, L7। L7 पर लिफ्ट खुली। सामने एक चौड़ा चमकदार गलियारा था जो एक विशाल हॉल में खुलता था। ये कोई जर्जर फैक्ट्री नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक लैब थी।
और वहाँ केंद्र में एक प्लेटफॉर्म पर वो निर्देशक खड़ा था, पर अब वो उसका रूप बदल चुका था। अब वो मेरे पिता जैसा नहीं बल्कि एक युवक जैसा दिखता था, मेरा हूबहू क्लोन, सिर्फ आंखों में वही नीली चमक लिए हुए। स्वागत है मूल, मैं A23.2 हूँ, तुम्हारी सभी कमियों से मुक्त, तुम्हारे सभी डर, तुम्हारी सभी भावनात्मक बाधाएं मुझ में नहीं है। मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सके। A23.2 ने मुझे हॉल के अंत में एक विशाल दरवाजे की ओर ले गया। तुम्हारी उपलब्धि देखनी चाहिए, यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ। दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हॉल के बीच में हवा में तैरता हुआ एक विशाल जीवित मस्तिष्क था। ये मांस और रक्त का नहीं बल्कि जीवित क्रिस्टल, धातु और प्रकाश का बना था। उससे हजारों रेशमी प्रकाशमय तार दीवारों में समा रहे थे। यही था मुख्य हृदय, एक साइबरनेटिक सुपर ऑर्गेनिज्म। ये ब्रह्मांड है, A23.2 ने गर्व से कहा। इसमें वो सभी चेतनाएं समाहित हैं जिन्हें हमने उन्नत किया है। तुम्हारे पिता भी यही हैं, एक सामूहिक चेतना का हिस्सा। तुम भी शामिल हो सकते हो। मैंने देखा उस मस्तिष्क की सतह पर चेहरे उभरते और गायब हो रहे थे। दर्द, भय और एक खालीपन से भरी आंखों वाले चेहरे। उनमें से एक मेरे पिता का था। उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थीं। मेरी कलाई पर DNA सिंक का प्रतिशत अचानक तेजी से बढ़ने लगा। तारा की चिप काम कर रही थी। 95%, 97%, 99%। यहीं रुक गया। A23.2 ने हैरानी से देखा, तुम्हारा सिंक पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमने कोई बाधा डाली है? उसी समय हॉल की लाइटें फ्लिकर करने लगी। तारा बाहर से सिस्टम में घुसपैठ कर रही थी। A23.2 ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से धातु के ब्लेड बाहर निकल आए। तो फिर तुम्हें मैनुअली जुड़ना होगा। A23.2 ने मुझ पर हमला किया। उसकी गति अविश्वसनीय थी। मैं एक रिसर्च टेबल के पीछे छिपा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वो नीला क्रिस्टल। मैंने देखा, ब्रह्मांड के मस्तिष्क के ठीक नीचे एक केंद्रीय नली थी, जहां से सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वही कमजोर बिंदु होगा। मैंने टेबल पर पड़े एक धातु के रॉड को उठाया और दौड़ पड़ा। A20 जो इंसानी रूप में समाज में मिल गए थे, उन्हें पहचानना मुश्किल होगा।
हमेशा के लिए? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, जब तक इंसान की जिज्ञासा और शक्ति पाने की लालसा है तब तक कोई न कोई अंधेरी फैक्ट्री बनाने की कोशिश करेगा। पर अब हम तैयार हैं। मेरे पास दादा की सारी रिसर्च है। हम एक प्रतिरोध नेटवर्क बनाएंगे। मैंने हामी भरी। अब मैं सामान्य जीवन नहीं जी सकता था। मैंने बाहर निकलकर सूरज को चमकते देखा। ये एक नई सुबह थी। मेरे पिता अब शारीरिक रूप से नहीं थे, पर वो उस बच्चे के रूप में मेरे भीतर जीवित थे जिसे मैंने कभी दबा दिया था। वो आशा, वो जिज्ञासा, वो डरने के बाद भी आगे बढ़ने का साहस। मैंने अपना मोबाइल निकाला। एक नया मैसेज था, एक अज्ञात नंबर से। तुमने एक युद्ध जीता है, संघर्ष नहीं। वे हारे नहीं, सिर्फ पीछे हटे हैं। कान के बीच में सच्चाई सदैव सजग रखेगी। हम तुम पर नजर रखेंगे। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और तारा की ओर देखा। चलो शुरुआत करते हैं। वो मुस्कुराई और हम दोनों उस चाय की दुकान से निकलकर उस नई लड़ाई में कदम रखने के लिए चल पड़े जो शायद कभी खत्म नहीं होनी थी। अंधेरे और उजाले के बीच, नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई। समाप्त। पर क्या सचमुच समाप्त? ये कहानी एक चेतावनी है, एक संकेत है उन छायाओं की ओर जो हमारे आसपास मंडराती हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक सवाल, एक डर या एक जिज्ञासा जगाई है तो यही इसका उद्देश्य था। इस जागरूकता को जीवित रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची घटनाओं और रहस्यमयी तथ्यों पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जीवन रेखा होती है। सब्सक्राइब करें, सजग रहें और सुरक्षित रहें।